नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म से। हम डिस्कस कर रहे हैं जीएस और जीके का प्रैक्टिस सेट। तो जो भी आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कौन सा एग्जाम, तो स्पेसिफिकली रेलवे के एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, रेलवे एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सीरीज चल रही है। इस सीरीज में ये जो एग्जाम मेंशन है, इनकी जो तैयारी कर रहे हैं वो तो क्लास को देखें ही, साथ ही साथ अन्य किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी इस क्लास को देखें। क्यों? क्योंकि जीएस के क्वेश्चंस तो वही चेंज होके इधर उधर पूछे जाते हैं। लेवल का पता लगेगा आपको जब आप क्लास देखेंगे, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, इजी भी आते हैं, टफ भी आते हैं, हर तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी। प्लस इस क्लास में करंट अफेयर्स भी आपको देखने को मिलेंगे और साथ साथ स्टैटिक जीके भी देखने को मिलेगी क्लास में। तो छोटी क्लास, आधा घंटे की क्लास, लेकिन बहुत चीजें शामिल करने का प्रयास किया जाता है जिससे आपका एक अल्टीमेटली रिवीजन हो पाए। आप स्टडी तो घर पे अच्छे से कर रहे होंगे। अगर कोई फ्रेशर है जो इस क्लास को देख रहा है और वो चाहता है कि ऑफलाइन उसे तैयारी करनी है, तो आप ऑफलाइन हमारे सेंटर को विजिट कर सकते हैं। अदरवाइज स्क्रीन पे जो नंबर देख पा रहे हैं आप उस पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। कंप्लीट 6 महीने की तैयारी होती है और नौकरी आपकी। अगर 6 महीने रेगुलर आप क्लास में आते हैं, रेगुलर टेस्ट देते हैं, अपना परफॉर्मेंस जो टीचर इवेल्युएट करते हैं उस परफॉर्मेंस पर काम करते हैं, तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो मात्र 6 महीने की तैयारी में आप सरकारी नौकरी हासिल कर सकते हैं। इसी मैसेज के साथ हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपनी क्लास। पहला प्रश्न है, एक बार देख लीजिए। पहला प्रश्न आपके सामने है, 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? आर्थिक शोषण, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो नीति, चर्बी वाले कारतूस या अत्यधिक कर। अब यहां समझिए, 1857 की जो क्रांति हुई, 1857 की जो क्रांति हुई, इसे बहुत बड़ा विद्रोह माना जाता है अंग्रेजों की तरफ से, लेकिन हमारी तरफ से ये क्या है? ये क्रांति है। क्या है? ये क्रांति है। अब ऐसा नहीं है कि एक इंसिडेंट सडनली हुई और उसी के बाद लोगों ने रिएक्शन देना शुरू कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ। ऐसा तो नहीं है। हां, उस समय वो इंसिडेंट लोगों को डाइवर्ट कर सकती है, लोगों को प्रेरित कर सकती है कि हम अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करें। तो समझिए बात, 1857 का जो तात्कालिक कारण था, 1857 की क्रांति का जो तात्कालिक कारण था, यानी कि उसी समय जो मुख्य कारण था, वो था चर्बी वाले कारतूस। चर्बी वाले कारतूस ये था। क्या था? जो एनफील्ड नाम की राइफल थी, एनफील्ड नाम की राइफल थी, उसमें कारतूस डालने के लिए कारतूस को पहले मुंह से छीलना पड़ता था, फिर डालना होता था। अब वो कारतूस कैसे बना था? तो गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल करके वो कारतूस बना। तो लोगों ने उसे मुंह से लगाने में मना किया। क्यों? क्योंकि इससे हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही थी, साथ ही साथ जो मुस्लिम भाई हैं उनकी धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंच रही थी। तो फिर ये चर्बी वाले कारतूस का एनफील्ड राइफल में इस्तेमाल होना और सिपाहियों के द्वारा इस चर्बी वाले कारतूस को मुंह से छीलने को मना करना, यह तात्कालिक कारण था। 1857 की क्रांति शुरू होने से पहले मंगल पांडे ने एक हाथ कर दिया था काम, जो ऑफिसर्स हैं उनको मार दिया था। ठीक है, फिर 1857 का विद्रोह हुआ, धीरे धीरे ये फैलता गया, हर जगह फैला, हर जगह से लोग आए और उन्होंने लीडरशिप संभाली पूरे भारत में अलग अलग जगह से। कुंवर सिंह का नाम नहीं भूल सकते हम, है ना, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, दिल्ली से तो बहादुर शाह जफर सेकंड, समझ रहे हैं। तो ये विद्रोह फैला, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग न होने की वजह से ये विद्रोह सफल नहीं हो पाया। विद्रोह तो बहुत बड़ा हुआ,
अंग्रेजों की अक्ल ठिकाने आ गई, है ना, उन्होंने अपने डिसीजन बदलना शुरू कर दिए थे, लेकिन सफल हो जाता तो अलग ही बात थी। तो 1857 की क्रांति का जो मुख्य कारण है वो चर्बी वाले कारतूस है। अब चर्बी वाले कारतूस की जो घटना है, इसने ना आग पर नमक डालने का काम किया, सॉरी, आग पर घी डालने का काम किया, जले पर नमक डालने का काम किया, इधर से उधर बोल दिया, है ना। लेकिन उससे पहले से ही लोग अंग्रेजों से परेशान थे, उनकी कर नीति से सब परेशान थे, टैक्स वाला जो सिस्टम था, और खेती, नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, सैलरी जो पुलिस में, आर्मी में लोग काम कर रहे थे भारत के, उनको सैलरी कम दी जाना, प्रमोशन ना मिलना, असंतोष भरा हुआ था लोगों के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ। तभी ये घटना हो गई। तो इस घटना ने जो है आग में घी डालने का काम कर दिया और एक ज्वाला चिंगारी मिल गई और चिंगारी से भड़क गई ये आग, 1857 की क्रांति हो जाती है। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। इसी क्रांति के बाद 1858 से पोस्ट बदल जाती है, वायसरॉय ऑफ इंडिया, है ना, समझ रहे? तो ये ध्यान रखना है आपको। 1857 क्रांति का मुख्य कारण चर्बी वाले कारतूस। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? बड़ा आसान सवाल है भाई साहब, बता दो जल्दी से। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब होती है? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 1905, 1920, 1919, 1930। 22, क्वेश्चन नंबर 22। तो देखो भाई, बंगाल पार्टीशन, बंगाल विभाजन 1905, ठीक। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905, ठीक है। 1919 में भारत सरकार अधिनियम आया, भारत सरकार अधिनियम आया 1919 में। 1920, फिर 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। डेट याद रखनी है, मैच द फॉलोइंग करके पूछा जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, गांधी जी के द्वारा, है ना। दांडी यात्रा कहें इसको आप, वो भी कह सकते हैं। साबरमती से शुरू हुई दांडी नामक गांव तक, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग मैसेकर ओकर 13 अप्रैल 1919, जनरल डायर भूलेंगे नहीं। 13 अप्रैल 1919, 12 मार्च 1930, 15 अगस्त 1947, 9 अगस्त 1942। क्वेश्चन नंबर 23। तो 13 अप्रैल 1919 की वो डेट है, 13 अप्रैल 1919 की वो डेट है जब क्या हुआ, जनरल डायर, ब्रिटिश ऑफिसर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। जो जलियांवाला बाग पार्क है अमृतसर में, उसमें वहां पे लोग इकट्ठे हुए थे और वहां गोलियां चलवा दी, लोग मारे गए और इससे हिंसा भड़क उठी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि भी वापस कर दी, गीतांजलि को लेकर जो नाइटहुड की उपाधि उन्हें मिली हुई थी। गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत कहां से की? आसान है, साबरमती आश्रम से। कहां से? साबरमती आश्रम से, और दांडी नामक गांव तक। कहां तक? दांडी नामक गांव तक गए, ठीक है, क्लियर? तो ये ध्यान रखना है आपको। आगे हम बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो दादा भाई नौरे। देखिए, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में, ठीक। कि कौन करता है? सर ए ओ ह्यूम। कौन करता है? सर ए ओ ह्यूम के द्वारा। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के होते हैं सेशंस, सत्र होते हैं। इंडियन नेशनल सेशन क्या होते हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र होते हैं।
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ, फर्स्ट सेशन हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता किसने की? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, तो WC बनर्जी। और इस ये तो हो गए प्रथम सेशन के, प्रथम सत्र की अध्यक्षता इन्होंने की। तो ये तो फर्स्ट सेशन के अध्यक्ष हो गए कांग्रेस के। और बनाया किसने? 85 में सर A.O. ह्यूम ने। पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, भूलनी नहीं है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो क्लास में ही बताया मैंने आपको, आज ही बताया है ना। तो यहां देखो आर्टिकल 108 अनुच्छेद जो 108 है, अनुच्छेद 108, ये दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित है, संयुक्त बैठक से संबंधित है। अब क्या होती है? तो जब लोकसभा, हमें पता है कि सेंट्रल लेवल पर द्विसदनीय विधायिका चलती है, बाई कैमरल सिस्टम चलता है, एक लोकसभा एक राज्यसभा, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो जब किसी बिल को लेकर, जब किसी बिल यानी कि विधेयक, जब किसी बिल यानी कि विधेयक को लेकर दोनों में विवाद उत्पन्न हो जाता है, डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, तो विवाद को सॉल्व करने के लिए राष्ट्रपति के पास ये पावर है, राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई है आर्टिकल 108 के तहत कि राष्ट्रपति ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हैं, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति का बुलाने का काम है। लेकिन जब ज्वाइंट सिटिंग बैठेगी एक जगह, यानी कि लोकसभा के मेंबर और राज्यसभा के मेंबर एक साथ बैठेंगे, तो उनका अध्यक्ष कौन बनेगा, सवाल ये है। तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति तो ज्वाइंट सिटिंग बुला लेंगे, लेकिन संयुक्त बैठक का अध्यक्ष कौन बनेगा? संयुक्त बैठक का अध्यक्ष कौन बनेगा? तो संयुक्त बैठक का अध्यक्ष दोस्त वही बनेगा जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा उस समय। लोकसभा अध्यक्ष ही संयुक्त बैठक का अध्यक्ष बनेगा। तो कहां है ऑप्शन? ये रहा सी, लोकसभा अध्यक्ष ही संयुक्त बैठक का अध्यक्ष बनेगा। क्लियर है? राज्यसभा में किस प्रकार के प्रस्ताव पेश नहीं किए जा सकते? राज्यसभा में किस प्रकार के प्रपोजल या रेजोल्यूशन पे इंट्रोड्यूस नहीं किए जा सकते? तो वैसे तो कोई भी बिल लाना है कानून बनाने के लिए, तो राज्यसभा या लोकसभा में से किसी में भी पहले इंट्रोड्यूस करवा दो आप, क्योंकि पास दोनों को ही करना है। तो या तो पहले लोकसभा में इंट्रोड्यूस करवा दो या पहले राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करवा दो। पहले अगर लोकसभा में आ गया तो सेकंड टाइम राज्यसभा में जाएगा, पहले अगर राज्यसभा में आ गया तो सेकंड टाइम लोकसभा में जाएगा। लेकिन कुछ बिल ऐसे होते हैं जिनकी शुरुआत सिर्फ लोकसभा से होती है, उसे राज्यसभा से शुरू नहीं करते। उसमें आ जाएगा आपका ये मनी बिल। मनी बिल मतलब धन विधेयक। तो धन विधेयक की शुरुआत हमेशा लोकसभा से होती है, न कि राज्यसभा से। लोकसभा से होती है, न कि राज्यसभा से। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा भारतीय संविधान का आर्टिकल 109 बोल रहा है। ऐसा भारतीय संविधान का आर्टिकल 109 बोल रहा है कि मनी बिल ऑलवेज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ओनली। धन विधेयक की शुरुआत हमेशा लोकसभा से होगी। धन विधेयक लोकसभा में आएगा, पास हो जाएगा, फिर राज्यसभा में भेजा जाएगा, राज्यसभा उसे पास करे ना करे, पास हुआ माना जाएगा। और राज्यसभा ज्यादा दिनों तक उसे अपने पास होल्ड करके भी नहीं रख सकती, मैक्सिमम 14 दिन तक, 14 डेज तक वो अपने पास रोक सकती है, अदरवाइज उसे फिर वापस करना पड़ेगा। अब राज्यसभा चाहे उसे रिजेक्ट करे चाहे पास करे, वो बिल पास हुआ माना जाएगा। समझ आ गया? ठीक है।
राज्य विधानमंडल में विधान परिषद की स्थापना कौन करता है? राज्य विधानमंडल, मैंने लास्ट क्लास में भी स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड डिस्कस किया था कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर, इसमें दो हाउस होते हैं जनरली। पहला लेजिस्लेटिव असेंबली, पहले को बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, और दूसरे को बोलेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि विधानसभा, विधानसभा और विधान परिषद। क्या हुआ? विधानसभा, विधान परिषद। ठीक है, तो यहां विधान परिषद मात्र 6 राज्यों में है, सब में तो होती नहीं है। विधान परिषद कितने राज्यों में है? 6 में। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, फिर बिहार, पांचवा महाराष्ट्र, छठवा उत्तर प्रदेश, इनमें है ना। तो 6 राज्यों में तो ये दोनों होते हैं और बाकी के राज्यों में सिर्फ असेंबली होती है। यहां पूछ रहा है विधानमंडल जो है ये 2 हाउस का, उसमें जो विधान परिषद है उसकी स्थापना कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, राज्य विधानसभा या संसद? तो जाहिर सी बात है संसद ही करेगी। क्या करना होगा? अगर किसी राज्य को अपने यहाँ विधान परिषद बनानी है तो वो राज्य अपनी विधानसभा में एक प्रपोजल पास करवाए, रेजोल्यूशन, प्रस्ताव, और पास हो जाता है वो, तो फिर पार्लियामेंट को बता दे, पार्लियामेंट वहां पे बना देगी विधान परिषद। तो संसद इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, किस परिस्थिति में राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकता है? वो कौन सी परिस्थिति है जब राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकता है? तो ये गलत है, राष्ट्रपति कभी भी राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता। तो ध्यान रखना, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। आंसर ये हो जाएगा, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता क्योंकि वो परमानेंट हाउस होती है। संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा कब तक रोक कर रखा जा सकता है? संसद, मान लो लोकसभा राज्यसभा किसी विधेयक को पास कर दें तो राष्ट्रपति के द्वारा उस विधेयक को कब तक रोक कर रखा जा सकता है? अधिकतम 6 महीने, जब तक चाहे तब तक, अधिकतम 1 वर्ष, 3 महीने। बताओ भाई, जब तक चाहे तब तक। क्लियर? ध्यान रखेंगे। आगे देखें, कुछ करंट अफेयर्स के सवाल हैं, यहां तक कोई डाउट है? हाँ, कोई भी डाउट हुआ करे भाई कमेंट करके हमें बता दिया करें आप, उन चीजों को शामिल कर लिया जाएगा आने वाले समय में। ठीक है, ठीक है। बिम्स्टेक के बारे में देख लेते हैं। बिम्स्टेक क्या है? तो उत्पत्ति इसकी इसकी स्थापना 1997 में बैंकॉक में होती है, घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के बाद हुई थी। सदस्य इसके बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल और भूटान। सचिवालय इसका ढाका बांग्लादेश में है। बिम्स्टेक का उद्देश्य क्या है? तेजी से आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति के लिए अनुकूल परिवेश बनाना तथा बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना बिम्स्टेक का मकसद है। प्रमुख योजनाएं चल रही हैं, परिवहन कनेक्टिविटी के लिए बिम्स्टेक मास्टर प्लान चल रहा है। अभ्यास, बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास डीमैक्स चल रहा है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्विकली, प्रधानमंत्री की ना शुरुआत से अब तक अलग अलग देशों में यात्राएं हुई हैं, तो कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, कब यात्रा हुई है, कहां की हुई है, पूछ लिया जाता है प्रश्न। प्रधानमंत्री की यात्राएं, प्रधानमंत्री का रूस और ऑस्ट्रिया का दौरा हुआ था जुलाई 8, 2024 में। प्रधानमंत्री का इटली दौरा हुआ था जून 13, 2024 को। प्रधानमंत्री का भूटान दौरा हुआ 22 मार्च 2024 को। प्रधानमंत्री का संयुक्त अरब अमीरात और कतर का दौरा हुआ 13 फरवरी 2024 को। प्रधानमंत्री का दुबई दौरा हुआ 30 नवंबर 2023 को। और प्रधानमंत्री इंडोनेशिया गए 6 सितंबर 2023 को। प्रधानमंत्री का दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस यात्रा हुई अगस्त 22 को 2023 में। प्रधानमंत्री का फ्रांस और यूएई का दौरा हुआ 13 जुलाई 2023 को। और प्रधानमंत्री की अमेरिकी और मिस्र यात्रा हुई 20 जुलाई 2023 को। प्रधानमंत्री की जापान
और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा 19 मई 2023 को, और प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया यात्रा हुई थी 14 नवंबर 2022 को। ठीक है, क्लियर। और देखें, प्रधानमंत्री का जापान दौरा 27 सितंबर 2022, प्रधानमंत्री का समरकंद उज्बेकिस्तान दौरा 15 सितंबर 2022, प्रधानमंत्री का जर्मनी और यूएई दौरा 26 जून 2022, प्रधानमंत्री की जापान यात्रा 23 मई 2022, प्रधानमंत्री का नेपाल दौरा 16 मई 2022, और प्रधानमंत्री का जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस का दौरा 2 मई 2022, प्रधानमंत्री का इटली और स्कॉटलैंड का दौरा 29 अक्टूबर, प्रधानमंत्री का अमेरिकी दौरा 22 सितंबर 2021, प्रधानमंत्री का बांग्लादेश यात्रा 26 मार्च 2021, और प्रधानमंत्री का ब्राजील की यात्रा 13 नवंबर 2019। ठीक है, ये लास्ट और देखते हैं। प्रधानमंत्री की थाईलैंड की यात्रा 2 नवंबर 2019 को, प्रधानमंत्री की सऊदी अरब की यात्रा 28 अक्टूबर 2019 को, प्रधानमंत्री की अमेरिका की यात्रा 21 सितंबर 2019 को, प्रधानमंत्री की रूस की यात्रा 4 सितंबर 2019 को, प्रधानमंत्री की फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात और बहराइन की यात्रा अगस्त 22 2019 को, प्रधानमंत्री की भूटान यात्रा 17 अगस्त 2019 को, और प्रधानमंत्री की जापान यात्रा 27 जून 2019 को, और प्रधानमंत्री की किर्गिस्तान यात्रा 13 जून 2019 को, और प्रधानमंत्री की मालदीव और श्रीलंका की यात्रा 8 जून 2019 को, प्रधानमंत्री की दक्षिण कोरिया की यात्रा फरवरी 21 2019 को, और प्रधानमंत्री की अर्जेंटीना की यात्रा नवंबर 28 2018 को। तो ठीक है भाई, ये आपको याद रखने हैं। ये क्या करना है आपको दोस्त, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है भाई, तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लास को देखते रहिए अच्छे से, कोई भी डाउट है कमेंट करके जरूर बताएं हमें। क्लास को लाइक करना ना भूलें, लाइक कर दिया करें, और एक फीडबैक के रूप में एक कमेंट कर दिया करें। आप जो भी क्लास के बारे में आपको लगता है वो एक बार कमेंट करके हमें जरूर बता दिया करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।